दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले 12th बोर्ड एग्जाम की, राइट। तो 12th बोर्ड दोस्तों हर एक स्टूडेंट की जो बहुत रेगुलर स्कूलिंग गया है उसकी लाइफ में एक बहुत ही लैंडमार्क मोमेंट होता है, राइट। और मेरी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था वो, ठीक है। 12 इयर्स मैंने स्पेंड किए थे मोदी स्कूल के अंदर और वो सब खत्म होने वाला था, राइट। तो आप लोगों को याद है, आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग शर्ट पे कुछ कुछ लिखते हैं, है ना, कि भाई ये सेंड मतलब फेयरवेल होता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो हमारे शर्ट पे लिखने का कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं, मतलब मेरे स्कूल में तो नहीं था, कहीं किसी और स्कूल में होता हो तो होता होगा, बट मेरे स्कूल में नहीं था, राइट। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देखा कि भाई मतलब मैंने जनरली एनसीईआरटी वगैरह सब करी हुई थी, रेजोनेंस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था मेरा, INCHO वगैरह सब हो चुका था। तो आज हम लोग फोकस करेंगे 12th बोर्ड किस तरह से प्रिपेयर हुआ, किस तरह से दिया गया और क्या क्या चीजें इवेंचुअली हुई, फिर इवेंचुअली मेरी जो परसेंटेज है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलो सो दोस्तों, मैंने नहीं लिखा, ठीक है। सो अब दोस्तों मैं बताता हूं आप लोगों को, भाई अब अनाउंस होता है फेयरवेल का टाइम, ठीक है, कि भाई 11th क्लास के बच्चे 12th क्लास वालों को फेयरवेल देंगे। आप लोगों को याद ही है, हम लोग दे चुके थे एक बार फेयरवेल, अब हम लोगों को मिलना था, ठीक है। तो अब मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, सो ही वॉज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। अब मैं जब 12th में आया था ना, वो ऑलरेडी ही स्टार्टेड अर्निंग मनी, तो वो पता है मतलब एक जगह जॉब करने लग गया था शेयर मार्केट में, एंड ही हैज अ वेरी शार्प बिजनेस माइंड, राइट। तो मैंने उससे बोला कि यार अब क्या करना है फेयरवेल में, तो उसने बोला देख फेयरवेल में कोट वगैरह सिलवाओ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जस्ट इमेजिन मैं 60 kg का था, राइट। मेरे शोल्डर भी थिन थे, 60 kg का था, इतने से मेरे हाथ होंगे, अभी तो देखो इतने बड़े दिख रहे हैं, इतने से मेरे हाथ थे तकरीबन, मतलब मैं बिल्कुल पतला दुबला था, ठीक है। और देखो दोस्तों, पतले दुबले जब होते हैं ना इंसान, तो उनकी क्या पसलियां दिखती हैं, यहां पे पसलियां दिखती हैं, मतलब जो पसलियां होती है ना, रिब्स जिनको बोलते हैं, वो दिखती हैं। और कुछ बच्चे उनको गलती से एब्स समझ लेते हैं, तो मैं भी उनमें से एक था। तो मैं ऐसे कर, मतलब जैसे यहां पे रिब्स दिखते हैं ना, तो मैं उनको सोचता था कि ये मेरे एब्स है, और मैं खुश रहता था, ठीक है ना। देखो दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट क्या है, खुश रहना, समझ रहे हो। तो मेरे को लगता था कि यार मैं इसके ऊपर बहुत अच्छे फिजिक बना सकता हूं, ठीक है। और उसी समय दोस्तों एक मूवी आई थी जिसका नाम था ओम शांति ओम, ठीक है, शाहरुख खान की मूवी थी। शाहरुख खान ने उस समय पहली बार 8 पैक एब्स दिखाए थे, मतलब कि भाई 8 पैक एब्स हैं, मतलब सलमान खान के बोलते 6 पैक एब्स थे, मगर शाहरुख खान ने उस मूवी में 8 पैक एब्स, भाई मैंने कहा यार ये बहुत सही चीज है, ठीक है। तो अब मैं सोचता था कि यार ये जो रिब्स आ रही है ना, और दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे ना, देखो दोस्तों ये पता है, मतलब आप लोग कांच में जाके देखना, मतलब जो भी बच्चे पतले हैं तो उनके रिब्स दिखेंगी, 8 ही दिखेंगे वो भी। तो मैंने कहा 8 पैक एब्स तो अपने भी है। अब ये चीज नहीं सोची कि भाई पोजीशन एब्स की यहां नहीं होती, यहां पे होती है, ठीक है। तो बट कोई बात नहीं। और जो बच्चे पतले होते हैं ना, उनका ये पार्ट नेचुरली टाइट होता है, भाई कुछ माल ही नहीं है यहाँ पे, तो टाइट ही होगा ऑब्वियसली। तो मेरा भी टाइट था, तो मैं लोगों को ऐसे दिखाता था कि भाई अपने एब्स है, ठीक है। तो अब मेरी छोटी बहन को मैं बोलता था बिल्कुल यहाँ पे देखो, ये सब लोगों ने किया हुआ है, आप लोग बताना आप लोगों ने किया नहीं किया, बिल्कुल पेट को टाइट करके बोलते थे यहाँ पे मार देख, मुझे कुछ दर्द नहीं होगा, मैं मर्द हूं, मुझे दर्द नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपनी बहन से ऐसे बोलता था तू मार जितनी भी। और देखो इसमें ऑब्वियसली देखो थोड़ा दिमाग लगा के बोला, अपने बड़े भाई को नहीं बोला, क्योंकि बड़ा भाई बहुत तेज मार सकता है, तो अपनी छोटी बहन को बोला मैंने कि तू ऐसे कर। तो ये सारी चीजें थी जो दोस्तों जो उस समय दोस्तों टीनेज के अंदर होती है। देखो अनअवेयरनेस की बात नहीं है दोस्तों, ये पॉइंट है। मैंने क्या बोला कि मैं उसको देख के खुश होता था, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये एब्स ही होती है, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कि मैं इनको एब्स समझ के खुश होता था। खुश रहना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब दोस्तों फेयरवेल का टाइम आया, ठीक है। 11th का फेयरवेल का एक एक्सपीरियंस था, तो भाई मैंने पापा को बोला कि भाई पापा मैं कोट सिलवाऊंगा। वही मेरे पापा ने बोला कि ये इसका बड़े भाई का पड़ा है, इसके फेयरवेल में जो था। बट किस्मत अच्छी थी कि मैं दोस्तों उन 2 सालों में मेरे भाई से लंबा हो गया था। सो माय ब्रदर इज 5'9", मैं 5'11" हो गया था उस समय तक, ठीक है। तो मैं 5'11" था, तो मैंने बोला कि यार मेरे तो हाइट वाइट में कुछ आएगा नहीं, और मेरे को काला कलर पसंद था, तो मैंने काला कलर का कोट पहना। अब देखो दोस्तों क्या हुआ था कि हेड बॉय में तो कट ही गया था, तो हमारे स्कूल में 12th क्लास के अंदर दोस्तों मिस्टर मोदी करके कंपटीशन होता था, जो कहां होता था, फेयरवेल के टाइम पे होता था। अब मेरी दोस्तों कोई पर्सनैलिटी तो थी नहीं, राइट। और उसमें प्रॉपर दोस्तों रैंप वॉक होता था, ठीक है, रैंप वॉक कि भाई मतलब आप दिखा रहे हो
रैंप वॉक कर रहे हो, ठीक है। फिर आपकी कोई बैचमेट भी होती है, उसके साथ ऐसे करके भी रैंप वॉक करना होता था, और इवेंचुअली फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, अगर आप लोगों ने देखा हो मिस इंडिया या फिर कोई सा भी मिस वर्ल्ड, इस टाइप का जो कॉम्पिटिशन होता है जिसमें पहले रैंप वॉक होते हैं, यू एग्जिबिट योर फिजिकल अपीयरेंस फर्स्ट, देन यू आर आस्क्ड क्वेश्चन, एंड देन यू गेट टू एग्जिबिट योर मेंटल अपीयरेंस, कि भाई आपका दिमाग कैसा है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन राउंड वगैरह सब होने वाले थे। तो मैंने कहा देखो भाई, क्वेश्चन आंसरिंग जो होगी ना उसमें तो अपन बढ़िया फोड़ देंगे, मगर 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 क्या होगा कि जब रैंप पे चलेंगे ना तब तो भाई कटने वाला है। और मगर ऐसा था कि भाई मिस्टर मोदी तो अपने को ही बनना है भाई। मोदी स्कूल के सबसे प्रोमिनेंट फिगर थे हम, बस सबसे प्रोमिनेंट मतलब 12th क्लास के अंदर अचीवमेंट वाइज जितने भी अचीवमेंट थे, जो भी लोकल अचीवमेंट हुए थे, एनटीएससी हो गया या कुछ भी हो गया, स्पोर्ट्स वगैरह में, कल्ट वगैरह में, सब जगह मैं पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता था। तो मेरे को था यार कि भाई मिस्टर मोदी तो मैं ही बनूंगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब कंपटीशन था, राइट। कंपटीशन सबसे पहले ये चीज चल रही थी, फरवरी के अंदर अनाउंस हो गया कि भाई फेयरवेल होगा। अब फेयरवेल के अंदर दोस्तों क्या होता है ना कि सब तरह की चीजें होती हैं, और लोगों को लगता है कि यार ये फाइनल अटेम्प्ट है, फाइनल अटेम्प्ट अपनी दिल की बातें कहने का। बहुत सारे लड़के अपनी दिल की बातें कहते हैं उस समय, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, क्योंकि भाई जहां पे जो हमारा इंटरेस्ट था वो तो हमारे स्कूल में थी नहीं, तो मेरे को कोई ऐसी टेंशन नहीं थी। मेरे को बस ये था कि मेरे को मिस्टर मोदी बनना है, राइट। तो अब मिस्टर मोदी बनने के लिए अपन ने सोच लिया और ये सब चीजें मतलब कोशिश की कि भाई मिस्टर मोदी बन जाए। टिप्स ली, बताया मेरे से 1 साल सीनियर जो था, जो बंदा मिस्टर मोदी बना था, वो पता है फेल हो गया। तो वापस से वो 12th में पढ़ रहा था हमारे साथ। मिस्टर मोदी बनने के बाद वो फेल हो गया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो बाद में होते हैं, तो वो फेल हो गया था। तो वो हमारे साथ ही पढ़ रहा था। मैंने उसको सबसे पहले तो बोला कि भाई देख, इस बार तेरे को खड़ा नहीं होना है मिस्टर मोदी के लिए, क्योंकि तू तो बन चुका है एक बार, अब इस बार हमें मौका दे। तो उसने ये बात तो मान ली कि यार मैं तो नहीं बन रहा, ऑब्वियसली वो लोल रहना चाहता था। तो उससे टिप्स ली, टिप्स एंड ट्रिक्स ली दोस्तों, ठीक है। तो उसने बताया कि भाई देख ऐसे ऐसे है ना, और इस चीज की टेंशन छोड़ दे कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा है तेरा। इससे दोस्तों 2 बातें पता चलती कि देखो, उसने ये इसलिए बोला क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करना चाहता था, क्योंकि मेरा फिजिकल अपीयरेंस इतना अच्छा नहीं था, राइट। ये चीज रियलिटी है। तो मुझे इससे ये 2 बातें पता चली कि एक, कि भाई अपना फिजिकल अपीयरेंस सही में खराब है, क्योंकि भाई इस बंदे ने ऐसा बोल दिया ना, तो इसका मतलब ये सांत्वना दे रहा है। तो एक तो ये, और दूसरी बात ये कि मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद बोला कि अब फिर क्या करें। उसने मुझे चलना सिखाया कि भाई कैसे, मतलब ऐसे शोल्डर मतलब स्ट्रेट करके, शोल्डर शुड नॉट बी डाउन, ये सब चीजें उसने मुझे बताई, और किस तरह से बात करनी है, ये सब चीजें उसने मुझे बताई, ठीक है। भाई फेयरवेल हुआ, ठीक है, और अब वापस से वही बिल्कुल मेरे देखो दोस्तों, लाइक हम, भगवान ने यहाँ पे अच्छे बाल दिए, मगर यहाँ पे कभी भी अच्छे बाल नहीं दिए। तो इसकी मेरे को टेंशन ही नहीं थी, शेव वगैरह की कोई टेंशन नहीं थी, आते ही नहीं थे बाल, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, राइट। बट वही थोड़ा सा फेस का कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा सा करवाया ताकि थोड़े बढ़िया दिखें, फोटो वगैरह बढ़िया है, ठीक है। उसी समय मैंने दोस्तों फेयरवेल के लिए डिजी कैम लिया। पता है पहले डिजी कैम आता था, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता भी है नहीं पता, मतलब डिजिटल कैमरा होता है, इतना छोटा सा होता है, अब आता भी है या नहीं आता, क्योंकि आजकल मोबाइल्स में इतने अच्छे कैमराज आते हैं। हमारे टाइम पे मोबाइल फोन्स होते नहीं थे जिसमें फोटो खिंच जाए, राइट। तो डिजी कैम यूज करते थे हम लोग, और डिजी कैम, ये बताओ सीएसी का, वाह यार वाह। तो डिजी कैम मैं डिजी कैम लेके आया, देखो इसमें फोटो बहुत बढ़िया आता है, ठीक है। फिर उसके अंदर हम लोग फोटो खींच के ऐसे जूम करके देखते थे, और दिख 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 दिख। और पता है जैसे मान लो बहुत दूर एक लड़का और एक लड़की मतलब बातचीत कर रहे हैं, तो हम उनकी जूम करके फोटो लेते थे, और फिर उसको जूम करके देखते थे, देखो 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 बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब छोटे बच्चों का मजा होता है। 12th क्लास में थे हम लोग, नई नई टेक्नोलॉजी हाथ में थी, तो मजे ले रहे थे। क्योंकि उस समय तक क्या है, मतलब ये भी आप लोगों को नहीं पता होगा, जैसे जो फोटो कैमराज होते थे ना, उसमें का रोल्स का कॉन्सेप्ट था कि भाई एक कैमरा की एक रील के अंदर 32 फोटोज ही आते थे। तो ये सब चीजें शायद आप लोगों ने नहीं देखी होंगी। तो डिजी कैम नया नया आया था, तो वो डिजी कैम हम लोग यूज कर रहे थे, राइट। अब उसके बाद ठीक है भाई, सब चीजें हुई, फेयरवेल हुआ, रैंप वॉक की बारी आई, ठीक है। अब रैंप वॉक में एक होती है सीधी, तो सीधे तो चल रही अपन जैसा बोला था। अब क्या होता है कि अगर मान लो देखो, एक होता है नेचुरली, मतलब जैसे मान लो सचिन ने आपको बोला कि भाई स्ट्रेट ड्राइव ऐसे मारनी है, तो आप मतलब उसको पोस्चर वाइज ना आप ऐसे बिल्कुल अच्छे से मारोगे, मगर जब वो करने की बारी आती है ना, तो एकदम से याद नहीं आता, और फिर आप क्या है ना, तो अपना नेचुरल देते हो, और जो आर्टिफिशियल आपने सीखा है ना, वो भी आप कर नहीं पाते हो। तो उसके बीच की जो सिचुएशन है ना दोस्तों, वो बहुत गंदी होती है।
ठीक है। तो इवेंचुअली जो फोटोज के अंदर दिखा, मैं ऐसे चल रहा था, समझ रहे हो, इस तरह से मैं चल रहा था इवेंचुअली। तो मेरे एक कंधे ने तो झुका हुआ ही, क्योंकि उसको ये याद था कि अपन तो झुके हुए रहते हैं, एक कंधे को ये याद था कि भाई वैसे ऐसे सीधा करके चलना है, ठीक है। तो ऐसे हो गया मेरा, ठीक है। तो बहुत ही गंदा पोस्चर आ रहा था, कुल मिला के बात ये। तो अब दोस्तों, अब जो सामने टीचर्स बैठे थे उनको जज करना होता था, अब वो टीचर्स हंस रहे थे। अब या तो वो इस वजह से हंस रहे थे कि भाई प्रशांत अटेम्प्ट मार रहा है क्योंकि मैं वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट था, या इसलिए हंस रहे थे कि मैं किस तरह से चल रहा था। तो कुछ भी हो सकता है रीजन दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। फिर सेकंड राउंड होता है, जो आपकी जो बैचमेट होती है कोई भी एक लड़की, उसके साथ चलना होता था। तो अब अपन कोई कन्हैया तो थे नहीं कि भाई लड़कियां ऐसे बोले कि मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, तो मैं चलूंगी, ऐसा तो था नहीं। तो अपन क्या बेगर्स थे, एंड बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो भाई जिस भी लड़की ने बोला कि यार चलो अब भाई अब कोई बचा नहीं, अपन चलते हैं, तो अपन चल दिए। फिर ये राउंड भी हो गया। फिर उसके बाद थर्ड राउंड होता है। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड राउंड मैंने क्लियर कर लिया। फर्स्ट और सेकंड राउंड क्लियर करने में मेरी रेपुटेशन का हाथ था कि भाई प्रशांत को तो हमें लास्ट राउंड में लेके जाना ही जाना है, ठीक है। फिर हमारी एक सोशल साइंस की मैम थी जिन्होंने मुझे 10th में पढ़ाया था। 11th 12th में मेरे पास सोशल साइंस थी नहीं, वो मुझे जानती थी, एंड लाइक शी रियली अप्रिशिएटेड मी फॉर माई एफर्ट्स, ठीक है। तो उन्होंने मुझे पहले बोल दिया था मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगी। अब दोस्तों देखो, इतना बुरी तरह से मैच फिक्स था। उन्होंने मुझसे पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूंगी, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम मिस्टर मोदी, ठीक है। तो आपको क्यों बनना है, मैं ये पूछूंगी, ठीक है। और तुम्हें क्या बोलना है, एंड लाइक और दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि हाउ मोदी स्कूल हैज हेल्प्ड यू इन अचीविंग सक्सेस इन योर एकेडमिक लाइफ। ये दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक है। और दोनों के आंसर भी बताए मुझे, है ना, दोनों के आंसर भी बताया मैडम ने। तो कि देखो अब ये वाला आएगा ना, तो इसमें बोल देना कि मोदी स्कूल के टीचर्स ने मेरी फाउंडेशन बनाई और उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं अभी लाइफ में। एक तो ये आंसर था, और दूसरा वाला आंसर ये है कि आई हैव सो मेनी फेदर्स इन द कैप, सो इट विल बी अनदर फेदर इन माई कैप, एंड इट विल बी एन ऑनर टू बिकम मिस्टर मोदी। अब देखो दोस्तों, क्या होता है ना, इंटेलिजेंट बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सुन तो लेते हैं बात, मगर उसमें उनको अपना ज्ञान भी जोड़ना होता है। अगर मैं अपना ज्ञान नहीं जोड़ता तो मुझे लगता है कि मैं जीत सकता था, बट मैं हार गया, ठीक है। तो मैं थर्ड राउंड तक पहुंच गया, मैच फिक्स हो ही चुका था कि भाई प्रशांत को ही बनाना है मिस्टर मोदी, ठीक है। तो ये चीज है। 11th क्लास के अंदर मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया था स्कूल ने। 11th क्लास के अंदर जनरली किसी भी स्टूडेंट को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता नहीं है। 12th क्लास के अंदर जनरली बेस्ट स्टूडेंट का मिलता है। आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम माई स्कूल इन दी हिस्ट्री ऑफ 25 ईयर्स। 25 साल तक कोई भी 11th क्लास का स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट नहीं था, मैं बेस्ट स्टूडेंट था दोस्तों। और पता है, मतलब मैं सही बता रहा हूं, मतलब मेरी स्कूल की लाइफ बहुत अमेजिंग रही है। मैंने हर एक चीज में पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है। मैं 11th में बेस्ट स्टूडेंट था, 12th क्लास में बेस्ट स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर में जब मैं आईआईटी में चला गया था ना, तो भी बेस्ट स्टूडेंट था। कैसे? क्योंकि मेरा जो आईआईटी का रिजल्ट आया था ना, वो अगले सेशन के अंदर आया था, राइट। अगर आप जैसे 2008 की आईआईटी का रिजल्ट आएगा तो 2008-2009 सेशन में आएगा। 2008-9 सेशन के अंदर मेरे कुछ रिजल्ट्स आए, जैसे केमिस्ट्री ओलंपियाड का गोल्ड हो गया, ये सब चीजें 2008-9 में आए। तो मेरे को उसके बाद में मिला, मतलब मैं जब नहीं था ना तब भी, ठीक है ना, मतलब इतना इंप्रेशन था, मैच फिक्स हो चुका था, ठीक है। अब मैच, हाँ आज भी है बेटा, वो स्कूल आज भी एग्जिस्ट करता है। तो मैच फिक्स हो चुका था। अब मैच फिक्सिंग के अंदर दोस्तों क्या हुआ, अपन ने मतलब वही अपना तड़का लगाना ही था। मैम ने पूछा कि कैसे, मतलब कैसे मोदी स्कूल के टीचर्स ने आपकी हेल्प की है। तो यहां पे मैंने बता दिया, यहां का आंसर मैंने बिल्कुल सही दिया था, ठीक है। अब जब ये वाली बात है कि भाई व्हाई डू यू वांट टू बिकम मिस्टर मोदी, तो अब मैंने दोस्तों इसके अंदर बोला कि लाइक आई हैव सो मेनी फेदर्स इन माय कैप एंड आई लाइक फेदरी कैप। अब ये दोस्तों इतना वाहियात स्टेटमेंट है, आई लाइक फेदरी कैप, मतलब लाइक व्हाट इज दिस, मतलब वो जो मैडम थी ना, वो मैम भी बिल्कुल कि आई डिड नॉट टेल यू दिस, why are you saying this? You like feathery cap? What is this feathery cap? तो अब दोस्तों मैं पता है, मैं सोच रहा था कि यार मैं हीरो बन रहा हूं ऐसे बोल के, बट फिर मेरा कट गया एज सुन, मतलब जैसा कि मेरा हमेशा कटा है इन सब चीजों में, तो मेरा मतलब कट गया कि भाई इसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब फिर रिजल्ट आए, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब
उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि मतलब हम लोग वहीं पे डिस्कस कर रहे थे कि यार अब 12th बोर्ड के लिए स्कूल जो है ना हमारा दोस्तों पदमपत सिंघानिया है। पदमपत सिंघानिया मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर था, ठीक है। और मतलब जनरली हमारा स्कूल जो था उसके आसपास ही बच्चे रहते थे, मैं भी अपने स्कूल के पास में रहता था, तो वहां से बहुत दूर था। तो क्या अब कैसे जाएंगे यार। तो देखो जो हमारा मतलब जो हमारा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव था वो ज्यादा कुछ करता नहीं था, सब लोगों को लगता था कि यार ये करेगा। तो एक स्टूडेंट कोचिंग वाला मेरे पास आता है ना, और मैं अपनी गाड़ी पे बैठा हुआ था, ठीक है। जब छुट्टी होती ना मैं अपनी गाड़ी पे बैठा हुआ था और हम लोग 2-3 दोस्त बात कर रहे थे, ठीक है। अब आप देखना, देखो इसकी इनोसेंस देखना दोस्तों, इसको लग रहा था कि यार ये कुछ ना कुछ अमेजिंग चीज करने वाला है लाइफ में। तो वो मेरे पास आया, अबे प्रशांत तुझे पता है अपना सेंटर पदमपत सिंघानिया है? मैंने कहा हाँ। तू जाएगा कैसे वहां पे, है ना, ये तो बहुत दूर है, सोच तू कैसे जाएगा। मैंने कहा भाई तेरे को ये बाइक दिख रही है, इस बाइक पे मैं बैठा हूँ, ये मेरी ही बाइक, मैं तो बाइक से चला जाऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और नहीं यार तू सोच उन सब बच्चों का, देख कितने सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाहर से आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो कैसे जाएंगे, तू तो बाइक से चला जाएगा। तेरे को उनके बारे में भी सोचना चाहिए, तेरे को स्कूल वालों से बात करनी चाहिए कि बस अरेंज करें। मैंने कहा अच्छा। फिर दोस्तों मेरे अंदर एकदम से अन्ना हजारे जाग गया कि मैंने कहा यार भाई तो अपन तो सबके मसीहा हैं, अपने को जाके बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई और बात कर नहीं रहा था। और स्कूल ने 3-4 बच्चों को एप्लीकेशन दी थी, सबकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि ये वो बच्चे थे जो रेगुलरली स्कूल आते ही नहीं थे। तो फिर है ना, फिर उसके बाद मैं गया, मैंने कहा कि मैम ये एप्लीकेशन है, जो हमारी मतलब प्रिंसिपल सर थे और फिर एक वाइस प्रिंसिपल मैम थी, तो वाइस प्रिंसिपल मैम के पास गया मैं कि मैम ये सब चीज़ें, तो एक बस का अरेंजमेंट कर देते हैं और ये मतलब कॉस्ट आएगी, तो ये सब कॉस्ट मैं रिकवर कर लूंगा स्टूडेंट से। तो भाई चलो बस का इंतजाम भी हो गया। अब दोस्तों ये जो बस जर्नी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल सब हो चुके थे। पहला पेपर था दोस्तों फिजिक्स का, और ये चेंज इस बार अनाउंस हुआ था कि इस बार रियल लाइफ से रिलेटेड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये पहले कभी भी नहीं आए थे 12th बोर्ड के अंदर, और जितना मुझे पता है शायद आज भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि यार ये रियल लाइफ में क्या इसकी वैल्यू है, ठीक है। फिजिक्स का पेपर आया दोस्तों। अब 2008 का जो फिजिक्स का पेपर था ना वो बिल्कुल मारकाट वाला था, समझ रहे हो। अब फिजिक्स के पेपर की हम तैयारी कर रहे थे अपन ने, इनिशिएटिव 2 दिन पहले, ठीक है। तो जो उस समय तक दोस्तों हमारी क्या मतलब मेरी और मिस ओ की फ्रेंडशिप हो गई थी, मतलब फ्रेंडशिप मतलब इन द सेंस कि भाई हम लोग डिस्कस कर लेते थे कि अच्छा ये चल रहा है जीवन में, ये खराब है, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने पूछा कि भाई क्या फिजिक्स की तैयारी हो गई, तो उसने बोला कि नहीं। अब देखो दोस्तों क्या होता है ना कि आपकी लाइफ में 2 तरह की लड़कियां होती हैं, एक जिनको तुम तू करके बोलते हो और एक जिनको तुम करके बोलते हो, ठीक है ना। तो मिस ओ तुम वाली थी और बाकी सारी लड़कियां तू वाली थी, ठीक है। तो अब ये चीज थी, है ना। अब क्या होता है, तो फिर मैं बात कर रहा था कि भाई तुम्हारा हो गया फिजिक्स का एग्जाम, कि नहीं यार मेरे को इसमें दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है कि यार इसके न्यूमेरिकल्स में मेरे को दिक्कत आ रही है। अच्छा न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आ रही है क्या, कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स बताओ। फिर न्यूमेरिकल्स बताए। अब देखो उस समय तक तो लेवल डेवलप हो ही गया था, ठीक है। उस समय तक तो भाई भयंकर लेवल हो गया था, मतलब एनएसईपी क्लियर किया था मैंने, है ना, रिजल्ट आ चुका था एनएसईपी का कि मैं, और फिर मेरी रेपुटेशन ऑलरेडी बढ़ चुकी थी भाई एनएसईपी क्लियर किया है। तो फिर मैंने उसको 1-2 न्यूमेरिकल्स बता दिया, ठीक है। अब हम पेपर देने गए, ऑब्वियसली वो दूसरे स्कूल में थी, दूसरी बस में थी, हम लोग इस बस में थे। हम गए, एग्जाम दिया, अब आए। अब देखो दोस्तों जाते वक्त तो बिल्कुल, है ना, डम शैरेट्स खेलते हुए जा रहे हैं, अंताक्षरी खेलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। आए, सबके चेहरे पे मायूसी, फिजिक्स का पेपर सबके चेहरे पे मायूसी, है ना। मेरा एक फ्रेंड था हर्षित गोयल, मैंने बताया था 10th बोर्ड की तैयारी मैंने जिसके साथ की थी, तो उसने बोला यार ये पेपर तो बर्बाद हो गया यार, मतलब इसमें तो कुछ आया ही नहीं। अब दोस्तों मेरा पेपर अच्छा गया, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन मुझे जेई टाइप के लगे उसके अंदर, ना कुछ क्वेश्चन मुझे जेई टाइप के लगे, मेरा पेपर अच्छा गया। मैंने कहा यार पेपर टफ था गया, ठीक है। तो बच्चों ने बोला हाँ यार ये तो टफ पेपर था। मेरा एक और फ्रेंड था शशांक करके, ठीक है, जिसकी 10th क्लास में फर्स्ट रैंक आई थी, शशांक निमेश, राइट। तो उसने बोला यार पेपर मेरे को सही लगा, मतलब मेरे 80+ तो आ जाएंगे इसमें, 100 मार्क्स का पेपर था। मतलब ऑब्वियसली देखो 25 हम मान के चल रहे थे कि 25 मार्क्स तो हमें प्रैक्टिकल में मिलेंगे ही सही, तो 75 में से जो भी आएगा उसको मिला के 80 से ऊपर स्कोर आ जाएगा। मैंने कहा मेरा भी आ जाना चाहिए, बट इतना सब कुछ हुआ ना, मैंने कहा भाई ये टॉकिंग पॉइंट मिल गया अपने को, अब ये टॉकिंग पॉइंट मिल गया, अब अपन बात करेंगे कि भाई फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ, ठीक है। तो मेरी बात हुई, तो उसने बोला कि यार पेपर तो बहुत खराब हुआ मेरा। तो मैंने कहा खराब क्यों, यार इसमें सब कुछ तो देखा हुआ आया था। अब पता है यहां पे क्या होता है ना दोस्तों, करेक्ट
कोर्स ऑफ एक्शन है सहानुभूति दिखाना, और हम क्या हीरो बन रहे थे। मतलब ठीक है, लड़की बोल रही कि भाई पेपर तो मेरा तो खराब हुआ, और यहां पे बोलना चाहिए था हाँ यार थोड़ा सा टफ आया, थोड़ा सा मतलब कोई दिक्कत नहीं, आगे सही करेंगे, ये बोलना चाहिए था। दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अपन क्या बोल रहे हैं, नहीं यार पेपर तो इजी था, पेपर तो इजी था, ये तुमने स्किप कैसे कर दिया। तो मजे लेने वाली टेंडेंसी इतनी थी ना लाइफ में कि दूसरों के मजे लेने, वो इतनी थी लाइफ में कि गलत पर्सन के मजे ले लिए। ठीक है ना। तो अब वही कि भाई मुझे दुख तो है ही, और इस दुख में तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया गया है और मेरा पेपर खराब गया, और डिस्कशन के अंदर तुमने 2-3 गलतियां और निकाल दी, अरे नहीं नहीं इसका आंसर तो ये नहीं था यार, अरे तुमने ये कैसे मार्क कर दिया। तो फिर दोस्तों क्या है ना, ऐसे लोग जो होते हैं ना दोस्तों, ये लोग डिजर्व करते हैं कि सिंगल ही रहें। ठीक है ना, ऐसे लोग दोस्तों डिजर्व करते हैं सिंगल ही रहें। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को है ना सेंसिटिविटी नाम की चीज नहीं है कोई। सेंसिटिविटी के नाम पे दोस्तों इनके मतलब इनका बिल्कुल जीरो रहता है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। तो ऐसे लोग डिजर्व भी नहीं करते, तो इनका कुछ होता भी नहीं है। तो हम उनमें से थे, ये मुझे पता चल गया था, ये मुझे मेरे दोस्त ने बाद में बताया, कि मेरे दोस्त लोग क्या है ना एनालाइज करते थे इन सब चीजों को। देखो दोस्तों ये सब चीजें दोस्तों के साथ डिस्कस होती है कि यार मैंने ऐसे बोला, तो उसने बोला वाह वेरी गुड। तो मेरा जो फ्रेंड था ना वो दोस्तों कमिटेड था, तो उसने मेरे को बोला कि यार वेरी गुड, कुछ नहीं हो सकता तेरा। मैंने कहा अच्छा क्यों, फिर उसने सारी चीजें बताई। अब ये सब चीजें हो गई, बट फिजिक्स का पेपर कंप्लीट। ठीक है, फिजिक्स के पेपर के अंदर कुछ नहीं कि यार फिजिक्स का पेपर हो गया, मेरे का 90 से ऊपर मार्क्स आ गए। फिर पेपर था मैथमेटिक्स का, और दोस्तों मैथमेटिक्स का पेपर था, मैथमेटिक्स के पेपर में सब गए, सबको था भाई देखो ये है प्रशांत जैन, इसके 100 में से 100 आएंगे, पिछली बार भी आए थे, ये सब चीजें थी। अब भाई वेक्टर का एक क्वेश्चन मेरे से हुआ ही नहीं, वेक्टर 3D का एक क्वेश्चन था, मुझसे क्वेश्चन ही नहीं हुआ। ठीक है, मतलब मैं सोच रहा हूं यार ये क्वेश्चन मुझसे हो क्यों नहीं रहा है। ठीक है, फिर मैंने ऑब्जेक्टिव ट्रिक से निकाल दिया उसका आंसर। मैंने कहा आंसर तो पक्का यही है, 100% आंसर तो इसका यही है, और मैं इसको लिखूं कैसे। दोस्तों आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, 1 आवर 45 मिनट में मेरा बाकी सारा पेपर हो गया था। 100 मार्क्स का पेपर था, 96 मार्क्स का मेरा पेपर हो गया था। उसके अंदर मैंने एक सिली मिस्टेक कर दी थी, मुझे बाद में पता चला। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर एक स्फेयर के अंदर मैक्सिमम मिनिमा कुछ निकालना था, वो मैंने गड़बड़ कर दिया था। बट ये 4 नंबर का क्वेश्चन मुझसे हो ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। फिर मैं कुछ तो जुगाड़ करके लिख के आ गया, और इतना गुस्सा आया ना मुझे अपने आप पे कि भाई मैथमेटिक्स के पेपर के अंदर बोर्ड में मेरे 100 मार्क्स नहीं आएंगे। उस समय तक दोस्तों 10th से लेकर मैंने बताया 8th 9th 10th 11th मेरे मार्क्स कभी नहीं कटे। मेरे हमेशा 100 में से 100 आते थे, 1-2 प्री बोर्ड के अंदर कुछ कम आ गए थे, बट मेरे हमेशा 100 में से 100 मार्क्स आते थे। तो मेरे को बिल्कुल गिव अप हो गया। मतलब मैंने कहा यार ये क्या है यार, मतलब ये मैथ्स में कैसे गलत हो सकता है। मेरी पूरी रिवीजन स्ट्रैटेजी वगैरह सब चीजें सही थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ, और मैं जब आया ना दोस्तों वहां पे एक चीज मुझे रियलाइज हुई। मैंने जब अपने मेंटर से डिस्कस किया, आई वॉज थिंकिंग वेरी डिफिकल्ट। वो क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी का था। एनसीईआरटी में समहाउ मैंने वो सेक्शन मिस कर दिया था। जनरली मैंने क्या ये गलती कर रखी थी, मैथमेटिक्स के अंदर मैं एनसीईआरटी नहीं करता था, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ नई थियरी होती नहीं है। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं किए थे, और मैंने बस अपने जो सब चीजें थी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे। तो वो क्वेश्चन मेरा मिस हो गया, और उसमें से क्वेश्चन आ गया, उसमें कुछ एक ट्रिक याद रखनी थी, वो मुझे याद नहीं थी। बैठ के डिराइव कर रहा हूं, डेरिवेशन कॉन्सेप्चुअल बढ़िया था ही से, तो डिराइव करने लग गया, डिराइव हुआ नहीं, तो फिर वो नंबर गए। फिर केमिस्ट्री का पेपर हुआ। केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों मुझे था कि यार चलो ठीक जाएगा केमिस्ट्री का पेपर। केमिस्ट्री का डिसेंट पेपर चला गया मेरा। इंग्लिश का पेपर आया। अब इंग्लिश के अंदर बहुत डर था ऑलरेडी लाइफ में, ठीक है। हाँ, तो अब है ना इंग्लिश के अंदर बहुत, एक मिनट रुक जाओ। इंग्लिश के अंदर दोस्तों क्या है ना, मतलब बहुत डर था। मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर रखा था कि यार इस बार मैं बहुत बढ़िया लेके आऊंगा। एरर्स, ओमिशंस, सब चीजें जो लिटरेचर थी, सब चीजें मैं बहुत बढ़िया तरीके से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के गया। और पहली बार मैंने क्या राइटिंग प्रैक्टिस की, है ना, जमा के लिखा एक तो वो, और उसके अलावा राइटिंग आर्टिकल, सारे फॉर्मेट सब चीजें मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से करके गया। मैंने कहा भाई किसी में नंबर आया नहीं है, इंग्लिश में नंबर आएगी। अब इंग्लिश का पेपर दोस्तों जब आप देके आते हो ना, हर एक बच्चे को यही लगता है कि उसने सारा पेपर सही किया। फिर उसके बाद
एग्जामिनर की इच्छा है कि वो कितने नंबर दे रहा है ना। ये रियलिटी है दोस्तों। देखो ये आप भी जानते हो, किसी को भी ये लगता नहीं है कि मैंने इंग्लिश में कुछ गलती की। तो इंग्लिश का पेपर देख के आया, मुझे भी ये लग रहा था पूरा पेपर सही है। अब जो इच्छा होगी वो तो भाई पिछली बार भी लग रहा था कि पूरा पेपर सही है, 69 नंबर आए थे, तो पेपर पूरा सही है। अब एग्जामिनर की इच्छा है कि वो कितने नंबर देगा, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों, है ना। तो अब भाई इंग्लिश का पेपर हो गया, लास्ट पेपर था फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के अंदर दोस्तों मतलब मेरे को लगता था ये सब सही करके आऊं मैं, बिल्कुल एसएसटी टाइप का था, पूरा सब चीजें लिख के आया। 30 में से 30 मुझे पता था, मेरे को प्रैक्टिकल में मिल गए हैं। मुझे बता दिया था सर ने कि भाई तेरे 30 मार्क्स भेजे हैं, टेंशन मत ले। 70 मार्क्स का पेपर था, मैंने लिखा सब चीजें करके मतलब देख के आ गया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, स्पोर्ट्स के बारे में लिखना होता है। अब दोस्तों मतलब मैं कह रहा था कि भाई वॉलीबॉल मेरा स्पोर्ट था, तो वॉलीबॉल के बारे में चीजें लिखी हुई थी, ठीक है। और मैं जिस स्कूल में था ना, वहां पे वॉलीबॉल ग्राउंड था, वॉलीबॉल कोर्ट था। तो अब उसमें क्वेश्चन आया कि वॉलीबॉल कोर्ट में नेट की हाइट क्या होती है। अब ये याद नहीं था मुझे, ठीक है ना। तो अब मैंने कहा, मैंने मैम के पास गया, मैम मैं आई गो टू टॉयलेट। फिर मैं टॉयलेट गया, वहां से मैंने झांका झांकी की कि भाई कहीं पे वॉलीबॉल कोर्ट दिख जाए, ठीक है ना। वॉलीबॉल कोर्ट दिखा मुझे, ठीक है, वॉलीबॉल कोर्ट दिखा, बट मैंने इमेजिन भी कर लिया था कि भाई हाइट क्या होगी, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार 9 फीट होती होगी हाइट यार, तो मैं 9 फीट लिख के आ गया। अब गलत तो ही नहीं था, तो गलत हो गया वो, ठीक है। तो ये एक इंसिडेंट हुआ, और मेरे को लग रहा था इसमें भी यार मैंने बिल्कुल सब सही किया, क्योंकि बहुत छोटी थियरी होती है इसकी, सब चीजें लिखनी होती है बेसिकली, राइट। तो अब बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है, 12th के अंदर बहुत हाई लेवल ऑफ मेच्योरिटी आ जाती है, सब चीजों की राइटिंग प्रैक्टिस, प्री बोर्ड सब चीजें दे दी थी। लास्ट प्री बोर्ड में मेरी 83% आई थी, और मुझे ये पता था, और हमारे टाइम पे दोस्तों एलिजिबिलिटी 60% होता था कि भाई 12th बोर्ड के अंदर 60% आने चाहिए, तब आप एलिजिबल हो आईआईटी का एग्जाम देने के लिए। तो भाई 83% आए, सर लोगों ने बोल दिया था तेरे बढ़िया परसेंटेज आ रही है, तो टेंशन मत ले, 85 का टारगेट कर। तो मेरा यही था 85% तो आ जाएंगे। फिर देखो दोस्तों क्या होता है ना, हर एक बच्चे के अंदर ये टेंडेंसी होती है, ठीक है, कि यार अब देखो भाई पेपर मैथ्स का गड़बड़ हो गया है, थोड़ी सिली मिस्टेक भी कर दी है, तो मैथ्स में 92 के करीब मान लो। फिजिक्स के अंदर देखो सब लोग बोल रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, बट मेरे तो अच्छा गया था, 90 से ऊपर तो आएंगे सही, उसमें भी 92 मान लो। केमिस्ट्री का पेपर में तो कुछ नहीं कह सकते, तो 90 मार्क्स मान लो। इंग्लिश के अंदर देखो पिछली बार 69 आए थे, तो इस बार 75 आ जाएंगे, और उसमें भी 90 मार्क्स मान लो। हर एक बच्चा एस्टिमेट करने की कोशिश करता है कि यार मेरे इतने नंबर आएंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर तुम इसको टोटल करके देखोगे ना, तो आपको कितना मिलेगा, 364 और 75, 439 के करीब मिलेंगे। तो यार मैंने सोचा कि यार 85.8% थी 10th में, उससे इंप्रूव हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो 87.8 के करीब आप अपने मार्क्स आ जाएंगे, जो ठीक है यार, चलो ठीक है, मतलब इसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज मतलब सही हो जाएगी। ये मेरा एस्टिमेट है, मेरा एग्जैक्ट मार्क्स नहीं, मेरे एग्जैक्ट मार्क्स आए थे जब मैं केमिस्ट्री ओलंपियाड के कैंप में गया था, ठीक है। तो मैंने एस्टिमेट किया कि यार मेरे इतने नंबर आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों मूवी लगी हुई थी रेस, है ना, पहली जो रेस थी अब्बास मस्तान की, जिसमें सैफ अली खान होता है और बिपाशा बासु होती है, ठीक है, और अक्षय खन्ना होता है, ठीक है, शायद कैटरीना कैफ भी होती है, पता नहीं। तो अब दोस्तों पता इसका प्रमोशन वगैरह चल रहे थे, ठीक है, तो इसके गाने वगैरह बहुत बढ़िया थे, डांस वांस बहुत बढ़िया था उसके अंदर। मैंने कहा भाई रेस मूवी देखने चलेंगे, ठीक है। लाइफ में क्या है, वाटरशेड मोमेंट चाहिए। अब वापस से जेई वाले मोड में जाना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस वगैरह करते थे पेपर के अंदर, बट मोड दोस्तों पूरा सब्जेक्टिव हो चुका था। मेरे को 1.5 महीना हो चुका था कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर दिए हुए। इसके बाद हमारे जेपीटीज थे। जेपीटीज क्या होते थे, जेई प्रिपरेटरी टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट होते थे दोस्तों। जेई प्रिपरेटरी टेस्ट होते थे कि भाई अब आप लोग फ्री हुए हो 28 मार्च को, 13 अप्रैल को आपका पेपर है, तो इसके बीच में आपको 5 जेपीटी देने हैं। मेरा दोस्तों सेंटर कोटा ही आया था, मॉडर्न स्कूल, कोटा में मॉडर्न स्कूल है, वो मेरा सेंटर आया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कोटा में ही सेंटर आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चीजें चल रही है, तो ये पेपर देंगे। अपन ने रेस मूवी देखने गए, ठीक है। अब रेस में दोस्तों बहुत भयंकर, रेस मूवी बहुत हिट गई थी,
थ्रिलर मूवी थी अपने टाइम की, काफी बढ़िया थ्रिलर मूवी थी, जिसमें सैफ अली खान पहले मर जाता है, फिर वापस से आ जाता है, और फिर बड़े बड़े डायलॉग होते थे कि भाई इस रेस का शहंशाह मैं हूं। तो अब देखो उस समय तक दोस्तों क्या होता है ना, ये डायलॉग्स क्या है कि अभी अपने को बिल्कुल बचकाने लगते हैं, मतलब मेरे को, मैं अपनी बता रहा हूँ, आप लोग नहीं बता रहा हूँ, या हो सकता है कि आप लोग कुछ ज्यादा मेच्योर हो गए हो, तो मेरे को लगता तो वाह यार क्या बात बोली, क्या बात बोली, क्या बात बोली। तो इसमें प्रॉपरली ऐसा लगता था कि भाई ये हीरो है यार, ये हीरो। अब उस समय क्या हो गया कि भाई जो थोड़ी बहुत भी टेंशन वेंशन थी वो सब खत्म हो गई, रेस मूवी देखी मस्त तरीके से, फिर मतलब ऐसा हो गया कि चलो ठीक है अब जेई का एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जेपीटी का जो वो है ना एपिसोड, वो तो नेक्स्ट वाला है, बट एकदम से जब वहां से निकला ना, ठीक है, कुछ और लोग भी थे, कुछ और फ्रेंड्स भी थे जो वहां से निकले, ठीक है, फिर हम लोग का डिस्कशन हो रहा था, और मेरे पास जेई था, मुझे दिख रहा था कि यार मेरे को ये करना है, बट मैक्सिमम मेरे दोस्त है ना, दे वर क्लूलेस कि यार करना क्या है। अब हो गया, बहुत सारे बच्चों का ये था कि यार अब कुछ रीजनल कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट थे उनका था सीएस करना है, ठीक है, ये सब चीजें थी। मेरे को क्लियर था कि भाई मेरे को 13 अप्रैल को टारगेट करना है, ये मेरे लिए डिसाइडेड था, ठीक है। और मेरा क्या शेड्यूल बना हुआ है, 13 अप्रैल को ये, 27 अप्रैल को AIEEE है, फिर मई के अंदर मेरे को केमिस्ट्री ओलंपियाड के कैंप में जाना है, उसके बाद बिट्स का पेपर देना है वहां से आके, और उसके बीच में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चीजें फिक्स थी। 28 से 13 के बीच में मैंने क्या किया वो बात की बात है, वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा आप लोगों को। बट ये जो थे ना फाइनल जो मेरे मार्क्स थे, मैं बता देता हूं आप लोगों को। ये मेरे मैथ्स में मेरे मार्क्स आए 95, फिजिक्स के अंदर मेरे 92 आए, केमिस्ट्री के अंदर मेरे 95 आए, इंग्लिश के अंदर दोस्तों जैसा कि मुझे अंदाजा नहीं था मेरे 87 मार्क्स आए, और यहां पे मेरे 81 आए। मुझे नहीं पता क्यों 81 आए, बट टोटल मिला के शायद आप देखोगे तो 450 हो रहा है, ठीक है। 90% मार्क्स आए, ठीक है, 90%। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आपकी जो परसेंटेज है वो होल नंबर है, और ये होल नंबर 2 डिजिट का नंबर है, और इसको अगर आप 10 से डिवाइड करें और कोशेंट आपका 9 आए, तो दोस्तों ये बहुत अमेजिंग माना जाता है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर बहुत अमेजिंग इस चीज को माना जाता है। तो जब आया ना, मैं आपको बता रहा हूं केमिस्ट्री ओलंपियाड के कैंप में मेरी सबसे खराब परसेंटेज थी, बट ये तो मैं जानता था, दुनिया थोड़ी जानती थी। दुनिया को ये पता था, मतलब मेरी फैमिली, दुनिया मीन्स मेरी फैमिली, तो मेरी फैमिली, ठीक है, वो को 90%, मतलब पहला पार्लेचा, मतलब मेरा मेन सरनेम पार्लेचा है, तो पहला पार्लेचा है जिसकी 90% आई, ठीक है। मेरे भाई की दोस्तों 67% आई थी, ठीक है। मेरे पापा की 55% आई थी। मेरी जनरेशन में सबसे बड़ा मेरा भाई है, सेकंड नंबर पे मैं हूं, मेरी 90%, ठीक है। और पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में किसी की भी 80% से ऊपर कभी नहीं आई। मतलब मेरे जो कजन भाई थे जो बड़े थे, उनकी 75, 78 ऐसी आई थी, मेरी 90% आई। तो भाई एकदम से, मैंने क्या बोला था, इज्जत कैसे होती है, बोर्ड के रिजल्ट से। ये रिजल्ट तकरीबन 25 मई को आया, और 30 मई को मेरा जेई का रिजल्ट आया था। 25 मई को दोस्तों मेरा रिजल्ट आया था, और भाई मैं मुंबई में था, ठीक है, मैं मुंबई में था क्योंकि मैं कैंप अटेंड कर रहा था, ठीक है। वहीं पे मेरा रिजल्ट आया, मैंने पापा से पूछा पापा कैसी परसेंटेज है, अरे बहुत बढ़िया है, मजा आ गया, बिल्कुल बहुत, मतलब वो हो गया। फिर वही सब जगह फोन लगना चालू कि भाई मेरे बेटे की तो ये आई है, ये आई है, ये आई है। और मेरी मम्मी दोस्तों, मेरे को लगता था कि मेरी मम्मी ने मेरा रिजल्ट जिया है। मतलब एक होता है ना रिजल्ट जीना, रिजल्ट जीना क्या होता है कि भाई आपका खुद का आया है वो। तो मेरी मम्मी उसको उसी एंथुजियाज्म से सब लोगों को बताती थी, ठीक है। और वही बिल्कुल भाई कॉल किया, अरे आज तो 12th का रिजल्ट आया, पता है आपको, ठीक है। अब जैसे किसी को नहीं पता ना, तो भी 12th का रिजल्ट आया, पता है आपको, कि हाँ अखबार में पढ़ा था, मेरे बेटे का भी आया। अच्छा, अब देखो दोस्तों, आपने ये बोलते हैं तो सामने वाला कंपल्शन है उसके ऊपर कि वो पूछेगा कि कितनी परसेंट आई, तो सामने वाला पूछता तो अरे 90% आई। फिर अब वो समझने को, सामने वाला भी मेरे को लगता है समझ जाता होगा कि यार अब तारीफ करनी है, तो चलो बच्चे की तारीफ कर दो। तो फिर तारीफ हो जाती थी, ठीक है, तारीफ हो गई बढ़िया तरीके से कि वाह यार 90% तो बहुत बढ़िया है, 90% तो बहुत बढ़िया स्कोर आया। तो दोस्तों उस समय जब मैं पता है वहां पे था ना, अगेन इट ऑल डिपेंड हाउ यू सी योर रिजल्ट, हाउ यू सी योर रिजल्ट, राइट। मतलब
मेरा सिंपल था भाई, ये ना मेरी लाइफ का सिंगल मोस्ट एम था इंग्लिश में बढ़िया करना, क्योंकि मुझे ये चीज पता थी कि लाइफ में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? लाइफ में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई नीड टू हैव गुड रिटन इंग्लिश, ठीक है? वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन दैट पीस ऑफ आंसर की और दैट पीस ऑफ आंसर शीट is going to tell the level of my English, and in this time I got 87. तो मेरे को बहुत खुशी थी यार, मैंने greatly improve किया था. Like when you see yourself improve, it does not matter that your friend has got 95.8%. हमारे कैंप में एक बच्चा था जिसकी 95.6% आई थी और वो अजमेर रीजन का टॉपर था. It does not matter, क्योंकि भाई अपनी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं थी बोर्ड टॉपर बनना, प्रायोरिटी थी ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं कि बोर्ड टॉपर बनेंगे, ना घर वालों की इच्छा थी. घर वालों को ये बेंचमार्क पता था, इससे तो सिग्निफिकेंटली ज्यादा है. तो भाई लाइफ मेरे को उस समय दोस्तों मैं बताऊं ना, बहुत ही अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आया था, बहुत ही अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आया था कि यार 12th बोर्ड में 90%, बिकॉज लाइक आई डिड नॉट इमेजिन. मैंने बताया ना दोस्तों, ये अगर 2 डिजिट का होल नंबर है और 10 से डिवाइड करने पे क्वोशिएंट अगर 9 आ रहा है ना, तो ये दोस्तों इंडिया में बहुत बढ़िया माना जाता है. और मुझे यही चीज बोल रही थी कि भाई 90% एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है. जैसे पता है ना आप लोगों को, क्रिकेट के अंदर पहले 300 से ज्यादा स्कोर हो जाता था ओडीआई के अंदर तो बहुत अच्छा माना जाता था, एक साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता था मतलब अपोनेंट टीम के ऊपर. तो ऐसे ही 90% आई, बिल्कुल बहुत बढ़िया, खुश हो गए अपन. तो ये तो खैर बात की बात थी. बट अब दोस्तों मूवी देख ली, मूवी से निकले, उसके बाद रात को पूरी बैठ के प्लानिंग की कि अब 14 डेज का प्लान क्या होगा. और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, बाकी चीज है अगले एपिसोड में बताऊंगा. जो पहला टेस्ट था ना मेरा, उसमें मेरी रेजोनेंस के अंदर 42 रैंक आई थी. पहले टेस्ट के अंदर मेरी 42 रैंक आ रही. जस्ट इमेजिन 14 डेज बचे हैं पेपर के और मैं एक मॉक टेस्ट दे रहा हूं, केवल रेजोनेंस में मेरी 42 रैंक आई. यहां से ऑल इंडिया रैंक 42 तक मैं कैसे पहुंचा, ये जानते हैं अगले एपिसोड में, राइट?